नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की, जहां पर आज दूसरे चरण का मतदान होना है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। हालांकि 5 बजे से पहले लाइन में लगने वाले लोगों को उनके साथ वोट डालने दिया जाएगा। दूसरे चरण में 14,751 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 21,57,000 मतदाता करेंगे। इसके लिए 4,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में ग्राम प्रधान के लिए 7,833 प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 4,214 प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य के लिए 716 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और इसके लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 14,751 कैंडिडेट चुनावी मैदान में दिखाई दे रही हैं। वहीं पंचायत चुनाव में आज दूसरे चरण की वोटिंग है, इसलिए अब जगह जगह पर जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनको अब तैयार कर लिया गया है। 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। साल्ट, सियालदेव, भिकियानीसैंण, हवालबाग, द्वाराहाट, इन सब जगहों पर, अल्मोड़ा जिला, उधम सिंह नगर में भी कई जगहों पर आज मतदान होना है। सेकेंड फेज का मतदान पंचायत चुनाव के लिए आज होना है। राज्य भर में 22 लाख वोटर ऐसे हैं जो आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 15,000 वोटर 15,000 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी। ये नैनीताल का चाफी केंद्र है और हम यहाँ पर अभी आए हैं। अभी कुछ देर में पोलिंग शुरू हो जाएगा और जो वोटर है वो आएंगे। कुछ लोग भी हैं, आप चुनाव भी लड़ रहे होंगे तो आखिरी दाव आज लगेगा, तो किस तरह देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तराखंड में सेकंड चरण का जो मतदान होने वाला है, उससे पहले सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पोलिंग टीम अपना तैयारी कर चुकी है और हम लोग चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण और सौहार्द से अपना चुनाव निपटे। उत्साह है आप लोगों को? बिल्कुल। किस तरह का उत्साह है? देखिए, हमारा जो ये चुनाव है ये 5 सालों में एक बार हमारे सामने आता है। यहाँ पर जो समीकरण बनाए जाते हैं, छोटे स्तर पर जो समीकरण बनते हैं, उसके आधार पर जो आज जो ग्रामीण क्षेत्रों का निर्धारण होगा कि कौन प्रधान होगा, 5 साल तक किसके हाथ में सत्ता रहेगी, क्या होना चाहिए। अब ये छोटे इलेक्शन है, ये तो एक छोटा सा हमारा ग्राम स्तर के इलेक्शन है, तो हमारे लिए तो ये है कि हमारा आदमी जीतना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर तैयारियां 8 बजे से ठीक मतदान शुरू हो जाएगा और इस तरह से अभी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ से अंदर जो वोटर है वो अंदर आएगा और यहाँ पर वो पहुँचेगा, अपना सभी कुछ दिखाएगा, जो भी उसके दस्तावेज होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। फिर उसके बाद वो यहाँ पहुँचेगा और इस पूरे इलाके को वोटिंग के लिए बनाया गया है। 2 जो वोटिंग स्थल हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ पर वो मतदान करने के बाद और आगे यहाँ से स्याही देने के बाद निकल जाएगा। सर हैं हमारे साथ जिला मतदान अधिकारी। सर, कितनी तैयारियां आप लोगों की हैं और किस तरह की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब शांतिपूर्वक चलेगा और बढ़िया चलेगा। एक चीज़ है कि अभी बरसात भी हो सकती है, मौसम विभाग भी कह रहा है कि मानसून में बारिश हो सकती है और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि बैलेट से मतदान हो रहा है, लेट तक मतदान हो सकता है, तो उसको लेके आप कितना मेंटली प्रिपेयर हैं? तो उसके लिए हम व्यवस्था रखी है, सारे हमारे पास किट बैग वगैरह दिए हैं गवर्नमेंट ने, सब कुछ व्यवस्था है, सब हो जाएगा, बढ़िया होगा। तैयार हैं पूरी तरीके से? तैयार है सर, थैंक यू। तो ये देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और जो मतदाता है वो यहां से निकल जाएगा और ये कहा जा सकता है कि ठीक 8 बजे से जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ग्रामीण लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो या गाँव के तमाम विकास की योजनाओं हो, उन पर जो वोटर है वो वोट करेगा। लेकिन जिस तरह से आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और तमाम इलाकों में उम्मीदवारों ने दावे भी किए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी और 31 को चुनाव नतीजे के बाद जीत और हार का फैसला हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, भीमताल, नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को होने वाले मतदान में प्रदेशवासियों को वोट करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि पंचायत ग्रामीण विकास की आधारशिला है और प्रत्येक मतदाता की सहभागिता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इसके साथ ही सीएम ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज पंचायत चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। अपने गांव में अनिल बलूनी वोट डालेंगे। कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी ने लोगों से भी वोट देने की अपील की है। तो अनिल बलूनी भी पहुंचे हैं। देखिए, अनिल बलूनी हमेशा यही कहते हैं कि जब भी कोई त्यौहार हो, जब भी कोई ऐसा, और वोट देना अपने आप में एक बड़ा त्यौहार है, आपका अधिकार है। और इसीलिए अब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज अपने पंचायत चुनाव में वोटिंग करने के लिए अपने गांव पहुंचे हैं। अनिल बलूनी ने कोटद्वार पहुंचे और फिर वहां के लोगों से भी अपील की है कि देखिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वोट डालें। इस बात की अपील भी अनिल बलूनी ने की है। तो अनिल बलूनी पहुंचे हैं कोटद्वार अपने गांव, और हमेशा से अनिल बलूनी यही कहते रहे हैं कि देखिए, गांव आइए। और खास तौर पर अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर अनिल बलूनी हो, सभी यही कहते रहे हैं कि आपके गांव की आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए पंचायत चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी करना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अब किस तरह से अब थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा, किस तरह की तैयारी है, बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट डोईवाला देहरादून से हमारे साथ हैं, नितिन सेमवाल चमोली से, वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर के पास ही चलते हैं। दीपांकर, किस तरह की तैयारी, आज दूसरे चरण का मतदान, और किस तरह की फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल नीलू, मैं डोईवाला क्षेत्र में मौजूद हूँ। आज देहरादून के जो 6 ब्लॉक हैं उनमें से 3 ब्लॉक में आज इलेक्शन है, खासतौर पर डोईवाला, रायपुर और इसके साथ साथ सहसपुर में। डोईवाला बिल्कुल राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है। जिस गांव दूधली में मैं खड़ा हूँ, यहाँ लगभग 2200 वोटर है। आप देखेंगे सुबह से आप लोगों के आने का यहाँ सिलसिला शुरू हो चुका है। कई लोग अपने नाम वोटर लिस्ट में तलाश रहे। ये किस उम्मीद के साथ आप लोग आज वोट? सर, अब ग्राम प्रधान के चल रहे हैं अभी इलेक्शन ना इधर हमारे, तो हम तो कैंडिडेट हमारे अनूप भाई जी हैं, तो हम तो किस उम्मीद, मतलब क्या आपको बदला? क्योंकि राजधानी से मतलब ये इसलिए है कि क्योंकि अभी देखो इतने साल से हम देख रहे हैं जो भी प्रधान बन रहा है ना, तो विकास का कार्य हमारे क्षेत्र में हो नहीं रहा है। तो हमने इस बार ऐसे कैंडिडेट को चुना है जो कि मतलब विकास करेंगे, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हम इसीलिए उनको सपोर्ट। राजधानी से लगा हुआ गांव है, बिल्कुल शहरी क्षेत्र से, तब भी आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ? जी जी जी, बहुत पिछड़ा हुआ है सर इधर हमारे इधर ना, इधर बिल्कुल भी अभी इतना विकास नहीं हुआ इधर गाँव क्षेत्रों में। आपका नाम? विनोद कुमार वर्मा। तो अभी 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, तैयार है गांव के लोग, सभी लोग? अब तैयार आने वाले हैं, थोड़ी देर में 8 बजे सब आ जाएंगे। देखो सर, मेरा नाम मोहन कंडवाल है। विकास कुछ भी नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि विकास की तरफ कोई काम करे। तो नीलू, ये खासतौर पर राजधानी से लगा हुआ इलाका है, डोईवाला, सहसपुर और ये रायपुर का इलाका, यहाँ पर आज वोटिंग होनी है। और अगर बात की जाए ओवरऑल पूरे राज्य की, तो 39 ब्लॉक्स यानी 39 ब्लॉक्स में आज वोटिंग होनी है। 40 में हो चुकी पहले फेज में, फिर 31 को नतीजे आएंगे। लेकिन मौसम की अगर बात करें, मौसम फिलहाल खराब बना हुआ है और लोगों को उम्मीद ये जरूर है, जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, ग्राम प्रधान के हो, क्षेत्र पंचायत के हो, जिला पंचायत के हो, कि बड़ी संख्या में लोग निकल कर आएंगे। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये 2200 लोगों की आबादी वाला गांव है, यानी ठीक ठाक वोटर्स का नंबर है। अब देखना होगा, 68% वोटिंग पहले फेज में हुई थी, तो सेकंड फेज में कितनी वोटिंग यहां पर होती है। और उम्मीद है ये सभी जो उम्मीदवार हैं कि एक अच्छी वोटिंग होगी, तो 31 को जो नतीजे आएंगे उनके फेवर में रहेंगे। नीलू, बिल्कुल, तो एक अच्छी वोटिंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पहले चरण में अच्छा खासा मतदान हुआ है। इसलिए लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर निकले और अपना मतदान करें। शैलेंद्र भी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हल्द्वानी में किस तरह की तैयारी है? और जिस तरह से दीपांकर ने बताया कि मौसम थोड़ा सा खराब है, लेकिन देखिए, चूंकि आपके मतदान का दिन है और आप अपने हिसाब से अपने लोगों को चुनते हैं ताकि आपके शहर क्षेत्र का विकास हो सके, इसको लेकर लोग किस तरह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? देखिए नीलू, मैं हल्द्वानी में इस समय मौजूद हूं और हल्द्वानी से मैं 2 स्टेशंस की खबर, विशेष तौर पर जो उधम सिंह नगर के 3 ब्लॉक हैं, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर, वहां पर भी आज पोलिंग होनी है। उसके अलावा जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी ब्लॉक में भी होनी है, कोटाबाग ब्लॉक, रामनगर और भीमताल ब्लॉक, यहाँ पर आज मतदान होना है। मैं थोड़ा सा दूरी पर इस समय खड़ा हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ा ग्रामीण इलाके में दिक्कत थी, तो मेरे को थोड़ा सा बाहर आना पड़ा, तो वो हलचल मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद
मैं वो हलचल भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरूर मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम की जहाँ तक बात है, मौसम थोड़ा सा ख़राब ज़रूर है, हालांकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन बादल बिल्कुल घने छाए हुए हैं। बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद मैं सुबह से देख रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले जो जिस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था रामनी आनसिंह के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मतदाता पहुँच चुके हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहुँच चुके हैं और लोगों को इंतज़ार है। अब जैसे ही 8 बजे मतदान शुरू होगा और हमें लंबी कतारें जो है वो शुरुआती जो समय है उसी में भी देखने को मिलेंगी, ऐसी उम्मीद जताई। बिल्कुल, आप हमारे साथ शैलेंद्र बने रहिए। इस वक्त रुक करेंगे हम चमोली का, जहां पर नितिन सेमवाल हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, अगर वहां की बात की जाए, किस तरह के मुद्दों के साथ आज दूसरे चरण के मतदान के लिए लोग पहुंचने वाले हैं और किस तरह की तैयारी से लेकर? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो दूसरे चरण के मतदान में भी वही ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर लोग वोट डालने के लिए अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। और इस समय मैं कर्णप्रयाग विकासखंड के लंगासू जो पोलिंग बूथ हूँ, वो बूथ स्थल है, वहाँ पे मौजूद हूँ। और आप देखें यहाँ पे अभी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और जितनी भी पोलिंग पार्टियाँ हैं वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी। और आज जिस तरीके से 5 विकास खंडों में चमोली जनपद में चुनाव हो रहा है, कर्णप्रयाग, दसोली, पोखरी, नंदानगर, गैरसैंण ब्लॉक में आज मतदान है। और अगर बात करें तो 17 जिला पंचायत सदस्य और 125 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए आज वोटिंग होनी है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना बनी हुई है। रात को भी हल्की बारिश कई जगहों पर हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम हल्का बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है। और अब थोड़ी देर के बाद सभी लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जहां ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं नीलू, ये वो पोखरी विकासखंड का रानो वार्ड का एरिया है। और ये जो इलाका है, आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र सिंह भंडारी जो पहले कांग्रेस में थे और भाजपा में शामिल हुए, अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं और रजनी भंडारी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। इसलिए सबकी नज़र इस सीट पर बनी हुई है, क्योंकि आज जो मतदान होगा उसमें उनके आगे का भविष्य तय होगा। क्योंकि उनकी विधायक के चुनाव वो हार चुके हैं। रजनी भंडारी को एक बार फिर से उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए ये चुनाव अहम है और यहीं से उनके भविष्य की राजनीति भी शुरू होगी। इसके अलावा अभी अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, उनका भी यही इलाका है। कुछ देर बाद हम उन बूथों पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि वहीं पर सबकी नज़र है। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह भंडारी, नितिन, और हम कोशिश भी करेंगे कि जो आप सब है हमारे संवाददाता, वो अलग अलग जगहों पर जाए, लोगों से बातचीत करें, उनके मुद्दे जाने। चूंकि आज दूसरे चरण का मतदान है, इसलिए लोग अपने मुद्दों के साथ निकलेंगे वोट करने के लिए। वीरेंद्र बिष्ट भी नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अगर नैनीताल की बात की जाए, यहाँ पर आज कितने जगहों पर वोट डाले जाने हैं और किस तरह की तैयारी इसे लेकर, और लोग किन मुद्दों के साथ, क्योंकि देखिए पहाड़ में सबसे बड़ा मुद्दा होता है सड़क, बिजली, पानी, जिस तरह से, और बाकी जगह पर भी होता है, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं पहाड़ों की, उसको लेकर भी लोग काफी मुखर रहते हैं। तो किस तरह के मुद्दों के साथ आज वोटिंग होनी है? देखिए नीलू, अगर थोड़ी देर बाद 8 बजे से ठीक मतदान शुरू हो जाएगा। जो पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर जा चुके हैं, अपने दस्तावेज हैं वो तैयार कर ले हैं। लेकिन आज जो अहम चुनाव है वो 2 विधानसभाओं में खासतौर पर पहाड़ के होना है, चाहे वो नैनीताल हो चाहे वो भीमताल हो। और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो एरिया है, आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम है, जो लोग हैं वो एजेंट आ गए हैं। ये जो पूरा इलाका है, अभी फिलहाल मौसम की बात करी जाए तो बादल छाए हुए हैं, तो ये पूरा इलाका है वो कहा जा सकता है कि भीमताल का या तमाम जो एरियाज है, यहाँ पर खास तौर पर जो चीजें हैं वो वीरेंद्र, आपकी आवाज बहुत हद तक साफ तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है और सुबह 8 बजे से, यानी कि अब से कुछ देर में मतदान शुरू होने वाला है। एक बार फिर से दीपांकर का रुख करेंगे। दीपांकर, देखिए पहाड़ के लोगों के मुद्दे भी कई जगह पर हमने देखा कि सड़क नहीं है। हालांकि आप जहां खड़े हैं वो एक तरह से मैदानी का इलाका कहा जाए, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से बताया कि देहरादून से सटा इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी विकास की बयार अब तक नहीं बही है। ये सबसे बड़ी बात है और इसी वजह से लोग निकल रहे हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में भी विकास हो।
बिल्कुल नीलू, खास तौर पे क्योंकि आप अगर शहरी निकाय चुनाव की अगर जब हम बात देखते हैं तो शहर में आप सब कुछ चाहते हैं, सारी सुविधाएं चाहते हैं कि आपके लिए चाहे सफाई की व्यवस्था हो, कूड़े गाड़ी की व्यवस्था हो, सड़क, बिजली, पानी, नगर निगम या नगर पालिका लेवल पे जो काम होने चाहिए वो आदमी किसी भी व्यक्ति की डिमांड होती है। इसी तरह की डिमांड पंचायत में भी अब होने लगी है और जिस तरीके से जागरूकता लोगों के बीच बढ़ी है खास तौर पे, तो इस जागरूकता के बीच अब लोग ये चाहते हैं यहाँ पर कि सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो और गांव में भी पानी, बिजली, सारी सुविधाएं उनके लिए प्रॉपर तरीके से हो। तो डिमांड यही इलेक्शन में भी खासतौर पे अगर हम पंचायत चुनाव में देखें, वो चाहे पहाड़ के गांव हो या फिर राजधानी से सटे हुए मैदानी क्षेत्र के गांव हो, वो चाहे उधम सिंह नगर के गांव हो या दूसरी जगहों के गांव हो। हरिद्वार में हालांकि वोटिंग इस वक्त नहीं हो रही है, लेकिन सभी जगह डिमांड यही है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो गांव के लेवल पर भी उन्हें मिलनी चाहिए। और फिर प्रधान का जो इलेक्शन था, जो प्रधान के चुनाव को एक आसान चुनाव एक वक्त पर माना जाता था, वो प्रधान का चुनाव, लेकिन अब ये काफी चुनौती भरा हो गया है दीपांकर, और प्रधानी का भी चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं और लोगों की यही डिमांड रहती है कि भाई उनके गांव का भी विकास हो, और कहते हैं गांव का विकास तो देश का विकास। इसलिए सारे लोगों से हम यही कहेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान होना है तो आप जरूर निकलिए अपने घरों से और जाके मतदान करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं उत्तराखंड में आज तेज बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ है। पंचायत जिलों को छोड़कर, चंपावत जिले को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट भेजा है, चौकन्ना रहने को कहा है और इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ में यात्रा के समय भी सावधान रहने को कहा है। बारिश में कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है। वहीं आज उत्तराखंड के 10 जिलों में पंचायत चुनाव की वोटिंग भी होनी है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो इसका असर जरूर चुनाव पर पड़ेगा, मतदान पर पड़ेगा। लेकिन अलर्ट रहने को कह दिया गया है कि अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आपदा प्रबंधन की टीम इसके लिए तैयार रहेगी। और उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। यमुना घाटी के कोठार मार्ग पर पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया और इस दौरान कुछ लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ों से में बरसात के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिससे नदियां उफान पर है। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ब्रह्मकपाल, गांधी घाट, तप्त कुंड में डूब गया और काफी तेजी से पानी बह गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बद्रीनाथ धाम में नदी के किनारे गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि नदी किनारे ना जाएं और घाटों से दूर रहें। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से उफान में अलकनंदा नदी बह रही है और नदी के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है। बागेश्वर के कपकोट के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सरयू नदी उफान पर बह रही है, जिसमें संगम घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बारिश का असर खासतौर पर कपकोट तहसील में देखने को मिला, जहां 1 दर्जन से अधिक सड़कें मलबे में तब्दील हो गई, भूस्खलन के कारण बाधित हो गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों से नदी के किनारे ना जाने की अपील भी की जा रही है और सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में दर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि अब दर्शन के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई है। मंदिर में आने और जाने के लिए अब अलग अलग रास्ते तैयार किए गए हैं। हादसे के बाद दर्शनों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। मनसा देवी हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 लोग घायल हैं। बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, कल जिस तरह से हादसा हुआ, एक दुखद हादसा, 8 लोगों की मौत हुई, अब कहा जा रहा है कि मंदिर में एक बार फिर से देवी के दर्शन के लिए पट और द्वार खोल दिए गए हैं, लेकिन किस तरह की व्यवस्था अब इस हादसे के बाद?
जी देखिए, हादसे के बाद में मंदिर प्रबंधन और प्रशासन जो है लोगों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर यहाँ पर संवेदनशीलता और सावधानी बरत रहा है। कल सुबह जिस वक्त ये हादसा हुआ था उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जो आना जाना था लोगों का वो रोक दिया गया था और दोपहर 2 बजे के बाद इसको सुचारू किया गया। पूरी तरह से जो भी भगदड़ की स्थिति वहां पर बनी हुई थी उसको सैनिटाइज करने के बाद, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बाद 2 बजे के बाद मंदिरों में जो दर्शन है और श्रद्धालुओं की जो आवागमन है उसको यहाँ पर शुरू किया गया। लेकिन अभी जो हालांकि अगर आज की बात करें तो स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन जो है वो खास चौकसी बरत रहा है। लोगों के आने जाने के लिए जो है वन वे व्यवस्था मंदिर परिसर के बाहर भी लागू की गई है ताकि एक तरफ से लोगों का आना और दूसरी तरफ से जाना और किसी भी तरह के टकराव की और किसी भी तरह की धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर ना बने। इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से कुछ एक्स्ट्रा कर्मचारियों को जो है सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। तो क्योंकि कल ही ये हादसा हुआ था और अभी तक जो हादसे के जो पूरी तरह से जो दाग है वो पूरी तरह से साफ भी नहीं हुए हैं और इसलिए प्रशासन मंदिर प्रबंधन दोनों ही खास चौकसी इसके लिए बरत रहे हैं ताकि अव्यवस्था किसी भी प्रकार की यहाँ पर ना हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुरंत एक्शन में आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जांच के आदेश दिए। हादसे में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने अब दे दिए हैं। हादसे के तुरंत बाद सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने मनसा देवी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी बातचीत की। हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तो वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। हरिद्वार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंच के हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की है। मनसा देवी हादसे के बाद 15 घायलों का एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि 5 घायलों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सीएम धामी ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और डॉक्टर्स की टीम को भी निर्देशित किए हैं कि इलाज में कोई कमी ना रह जाए। को यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वर्णकार समुदाय से उत्तराखंड की पारंपरिक आभूषण पर शिल्प को वैश्विक मंच पर लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक डिजाइनों को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप ढालना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वर्णकार बोर्ड के गठन पर विचार किया जाएगा ताकि कारीगरों को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी मदद और बाजार उपलब्ध कराया जा सके। पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग देने की दिशा में सरकार पहले से प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यदि स्वर्णकार संगठन का कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आते हैं तो सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार सिर्फ आभूषण नहीं बनाते बल्कि भारतीय संस्कृति विरासत के संवाहक भी है। प्रदेश में गुमशुदा महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आ गई है। आंकड़े हैरान करने वाले। बीते कुछ सालों में हजारों महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी हैं। क्या है मामला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड पुलिस की ओर से लापता महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक बीते 5 सालों में करीब 7,500 से अधिक महिलाएं राज्य से लापता हुई।
इनमें से अधिकांश को पुलिस ने तलाश लिया, लेकिन अब भी करीब 750 महिलाएं ऐसी हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यही नहीं, आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 5 सालों में करीब 3000 नाबालिग लड़कियां भी उत्तराखंड से लापता हुई, जिनमें से 150 से ज्यादा बालिकाएं अब भी गायब हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन परिवार की पीड़ा है जो हर दिन अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। रैकेट भी बहुत सारे चल रहे हैं, सेक्स रैकेट है, छंगुर जैसे रैकेट हैं, और भी कई तरह के हैं जो विदेशों के नाम पे लड़कियों को और महिलाओं को बहला फुसला लेते हैं कि आपको विदेश में नौकरी दिलाएंगे। लड़की वहाँ विदेश पहुंची या महिला विदेश पहुंची, वहाँ पे उसके पैसे भी खत्म हो गए, वो आने लायक ही नहीं बची। तो ऐसे भी केसेस बहुत सारे होते हैं और हो भी रहे हैं। तो उसमें जिम्मेदारी सभी की बनती है, पुलिस की भी बनती है। जब इतनी सारी महिला लापता हैं तो पुलिस को भी देखना चाहिए कि आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी उनके परिवार की बनती है। पुलिस का मानना है कि कई मामलों में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर या फिर जबरन गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस अभियान में सिर्फ सर्च नहीं बल्कि रेस्क्यू और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पर भी फोकस होगा। मिसिंग स्क्वाड अलग से कार्य कर रहा है, महिला स्क्वाड इसमें अलग से काम कर रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें अलग से काम कर रहा है। तो इसमें लगभग बड़ी जो है इसमें जो मिसिंग थी लड़कियां, उसको हमारे स्क्वाड ने ढूंढ निकाला है। और इसमें एक पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कार्यक्रम जो अभी इसमें लिया था, जिसमें तमाम उनके परिजनों को भी बुलाया था, और वो परिजन बेहद खुश थे। उत्तराखंड पुलिस को उन्होंने बधाई दी कि जो है जो 1 साल से, कई तो ऐसे थे जो 10 साल बाद भी जो है पुलिस ने उनकी बरामदगी करी है। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस की डायरियों में दर्ज हैं, जबकि कई ऐसी गुमशुदा महिला और बालिकाएं हैं जिनका केस ही रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है कि पुलिस का ये विशेष ऑपरेशन सिर्फ आंकड़े नहीं घटाएगा बल्कि टूटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ने का काम करेगा। सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 8 बजे की बड़ी खबरों के साथ।